तो आज का टॉपिक है हर्निया। हर्निया में देखेंगे कि हर्निया का मतलब क्या होता है। हर्निया मतलब कोई भी चीज़ जो अपनी जगह से बाहर निकल जाए एबनॉर्मली, उसे कहते हैं हर्निएशन या फिर हर्निया। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटोज़ में दिख रहा है कि जो एक टायर गाड़ी का है वो थोड़ा सा फट गया है वहाँ पे, या फिर लूज़ पड़ गया है यहाँ पे, तो वो अंदर का जो ट्यूब है वो बाहर निकल रहा है। ऐसे ही अपनी बॉडी में भी होता है। जो हमारी मसल्स रहती है या फिर स्किन रहती है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अगर वो लूज़ पड़ जाए कहीं या फिर इंटरनली कहीं से फट जाए तो जो भी अंदर का जो भी ऑर्गन रहता है वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, उसे कहते हैं हर्निएशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस पार्ट ऑफ द विस्कस थ्रू एक्वायर्ड और कंजेनाइटल ओपनिंग थ्रू द कैविटी। मतलब एक्वायर्ड मतलब क्या? एक्वायर्ड मतलब जो बाद में हुआ है या फिर कुछ मार लगने की वजह से हुआ है वो। कंजेनाइटल मतलब जो भी जन्म से ही डिफेक्ट होता है उसकी वजह से जो भी ओपनिंग्स रहती है वहाँ से अगर कोई बॉडी का पार्ट बाहर निकलने लगे तो उसे कहते हैं हर्निया। तो उसके क्लासिफिकेशन है, एक इंटरनल हर्निया, तो इसे कहते हैं हर्निएशन ऑफ इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो डिस्क है, दो वर्टिब्रा के बीच में जो भी डिस्क है तो वो अपनी जगह से बाहर निकल रही है, यहाँ पे ये बाहर निकल रही है, इसे कहते हैं हर्निया या फिर इंटरनल हर्निया। और एक्सटर्नल हर्निया ये एनाटॉमिकल रीजन की उसके हिसाब से उनको नाम पड़े हैं। जैसे कि अगर इपिगैस्ट्रिक रीजन पे अगर होता है तो उसे कहते हैं इपिगैस्ट्रिक हर्निया। अगर इंग्वाइनल रीजन पे होता है तो इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल रीजन पे होता है तो फीमोरल, अम्बिलिकल रीजन पे होता है तो अम्बिलिकल। ठीक है, ये थोड़े से हम बाद में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ हर्निया। अब हर्निया के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? मैंने जैसे कि पहले बोला कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, और नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर कहीं पे लूज़ हो जाता है या फिर फट जाता है तो वहाँ से वो बॉडी अंदर की जो भी होती है वो बाहर निकलने लगती है। जैसे कि ये दिख रहा है, ये पहले नॉर्मल था, ये सीधा अगर रहता तो दिस इज़ नॉर्मल, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कहीं पे तो स्किन लूज़ पड़ गई या फिर मसल लूज़ पड़ गए, और इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो अंदर का ऑर्गन है वो यहाँ से बल्ज होना चालू कर देता है। जैसे कि अब ये इंटरनल जो भी लेयर होगा ये पेरिटोनियम का लेयर होगा, बराबर। तो इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से वो एकदम से बल्ज हो गया। जैसे कि हम बलून फुलाते हैं वैसे ही वो फूल जाता है, बराबर। तो अब ये जो बल्ज हुआ पार्ट है तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको कैसे कैसे नाम दिए हैं वो हम देखेंगे। तो इसे कहते हैं हम सैक। ओके, तो सैक मतलब ये कैसे फॉर्म होती है? जैसे कि ये इंटरनल जो पेरिटोनियल की कैविटी है वो बल्ज हो गई, बराबर। तो इसकी वजह से जो सैक्युलर स्ट्रक्चर हुआ इसे कहते हैं सैक। ये जो है ये सैक है, बराबर। तो ये सैक के अंदर जो भी है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डायलेटेड लूप है, ये मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो दिस इज कंटेंट। वो सैक के अंदर जो डाला है क्या आया है उसे कहते हैं कंटेंट। और कवरिंग, ये सैक के ऊपर जो इंटरनल लेयर है वो पेरिटोनियम है, और इसके बाहर जो दिख रहा है ये दिस इज एक्सटर्नल कवरिंग। तो ये किस किस चीज़ों से बनती है? एक तो एब्डोमिनल वॉल या फिर स्किन की वजह से। ओके, अब एप्लॉयड एनाटॉमी। अब जो भी इंग्वाइनल हर्निया होता है तो एप्लॉयड एनाटॉमी मतलब क्या कि जहाँ पे भी डिफेक्ट है उसके आजू बाजू में जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? एक तो इंग्वाइनल लिगामेंट आती है, दूसरा इंग्वाइनल कैनल आता है, उसके बाद हैसलबेस्ट ट्रायंगल, डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग। अब ये कहाँ पे आते हैं ये हम देखेंगे। तो ये बॉडी है, दिस इज अम्बिलिकस, ये एब्डोमेन है, ये यहाँ पे हमारी जो पैंट होती है यहाँ पे अटकती है, इसे क्या कहते हैं? सुपेरियर इलैक्स स्पाइन। ओके, सुपेरियर इलैक्स स्पाइन, यहाँ पे अगर पैंट हम डालते हैं तो यहाँ पे वो अटकती है। तो यहाँ से और यहाँ तक प्यूबिक, ये दोनों को जोड़ने वाली एक लिगामेंट होती है जिसे कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट इंग्वाइनल कैनल।
ये देखिए जो इंग्वाइनल लिगामेंट है जस्ट उसके अबव एक कैनल मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऊपर से जो भी मसल्स आती है वो ऐसे सर्कुलर राउंड हो जाती है। तो जैसे कि एक ट्रेन पहाड़ियों के बीच में से जाती है, वैसे यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंग्वाइनल कैनल। उसके बाद आता है हैसलबेक ट्रायंगल। तो हैसलबेक ट्रायंगल भी यहीं पे होता है, ये यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स रहते हैं, ये और यहाँ पे एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन जाती है, तो ये ट्रायंगल होता है। इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं आगे। देखो ये सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, ये प्यूबिस है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ओके। ये इंग्वाइनल कैनल हुआ, ये एब्डोमिनल मसल, और ये इसकी वजह से ये जो एपिगैस्ट्रिक वेन है, देखिए इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन, तो इसकी वजह से जो फॉर्म हुआ, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इसे कहते हैं हैसलबेक ट्रायंगल। ये इमेजिनरी होता है, ओके। उसके बाद देखेंगे डीप रिंग एंड सुपरफिशियल रिंग। तो ये जो कैनल फॉर्म हुआ है, बराबर, देखो यहाँ पे भी ये कैनल फॉर्म हुआ है, ये कैनल फॉर्म हुआ है। तो जो अंदर की जो रहती है, ये जहाँ से सपोज हम ऐसे सोचेंगे कि ये ट्रेन आ रही है, यहाँ से जहाँ से ट्रेन एंटर करती है दैट इज़ डीप रिंग, और जहाँ से बाहर निकलती है दैट इज़ एक्सटर्नल रिंग या फिर सुपरफिशियल रिंग, ओके। दिस इज, ये हुए अप्लाइड एनाटॉमी। तो इटियोलॉजी मतलब क्या, इटियोलॉजी मतलब क्या क्या रीज़न होती है, मतलब क्या क्या किन किन वजह से हर्निया होता है, वो अब हम देखेंगे। एक है इटियोलॉजी, उसमें इटियोलॉजी मतलब कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल मस्कुलेचर, मतलब जो भी एब्डोमिनल मसल्स है उसका उस वो अगर कंजेनाइटली डिफेक्ट होंगे, वहाँ पे कुछ लूज मसल्स होंगे, तो उसके वजह से वो हर्निएशन होने की चांसेस होती है। नेक्स्ट, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ जाता है तब वो जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जब भी हम बलून फुलाएंगे, मतलब क्या होता है कि उसका अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वैसे ही यहाँ पे भी एब्डोमेन के प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो जो भी जहाँ से भी लूज पार्ट बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको दिखेगा, वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और स्वेलिंग होगी, बल्जिंग होगी, ओके। तो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, तो वो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर क्यों होता है, एब्डोमेन का जो प्रेशर रहता है वो बढ़ने के क्यों, कौन से कारणों की वजह से बढ़ता है। तो फर्स्ट, लिफ्टिंग हेवी वेट, जो भी हेवी वज़न उठाते हैं, जो भी वेट लिफ्टर होते हैं, वो हमेशा अपने कमर को कुछ बेल्ट लगाते हैं, आपने देखा होगा, तो उसकी वजह से, क्योंकि अपने जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट रहे। नेक्स्ट, कफ, जो भी बहुत देर से खांसी हो रही है, खांसी की वजह से एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, मतलब जो भी सांस की तकलीफ होती है तो उसकी वजह से। ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे भी यूरिनरी ब्लैडर हो और यूरिन ठीक से पास नहीं हो रही है, तो ब्लैडर की वजह से, ब्लैडर हमेशा भरा हुआ रहता है, उसकी वजह से एब्डोमेन के अंदर प्रेशर जनरेट होता है। प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी तो हमें पता ही है कि बेबी रहता है एब्डोमेन में, तो ऑफ कोर्स बेबी जगह लेता है और बाकी जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उनको इधर उधर धकेला जाता है, या फिर इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। असाइटिस, असाइटिस मतलब एब्डोमेन के अंदर पानी जमा होना, इसे कहते हैं असाइटिस, आयुर्वेद में उसको उदर भी कहते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रेशर जनरेट होता है एब्डोमेन में। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्योंकि फैट ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो भी मसल्स रहती है एब्डोमेन की वो लूज़ हो जाती है, ओके, तो उसके वजह से भी हर्निएशन होने के चांसेस होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ ना होना, कब्ज इसे कहते हैं, इसकी वजह से। इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी, कोई भी गांठ हो जाए, स्वेलिंग हो जाए अंदर, उसकी वजह से भी इंटरनल प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। बाद में देखेंगे लॉस ऑफ टिश्यू स्ट्रेंथ, जो भी धरे हुए हैं, मतलब जैसे कि हमने टायर का देखा, जो टायर अगर स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो अंदर का ट्यूब बाहर नहीं आता,
लेकिन अगर टायर लूज पड़ जाए, कहीं से घिस जाए, तो ट्यूब वहाँ से बल्ज होने की कोशिश करता है। वैसे ही अगर एब्डोमेन मसल की अगर स्ट्रेंथ कम हो जाए तो वहाँ से हर्निएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिव ट्रॉमा, कोई भी बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन होता है, वहाँ पे कट करते हैं, फिर कट करने के बाद वो जख्म हील होता है, तो जहाँ पे भी कट किया रहता है तो वहाँ पे हमेशा एक वीक पॉइंट रहता है। जो भी नॉर्मल स्किन रहती है उसमें थोड़ा सा लूजनेस रहता है। अगर ज़्यादा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ से हर्निएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसे कहते हैं इंसिजनल हर्निया। ओके, नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ हर्निया। अब हर्निया में कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक रिड्यूसिबल हर्निया। रिड्यूसिबल हर्निया मतलब अ हर्निया कंटेंट कैन बी पुश्ड बैक इनटू द एब्डोमेन। मतलब जो भी हर्निया का कंटेंट आ रहा है बाहर अपनी जगह छोड़ के, तो वो अपने आप ही अंदर चला जाता है। इरिड्यूसिबल हर्निया, इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट बाहर आ रहा है वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि कोई इग्नोर कर देते हैं, बाहर ही रहता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, अडेजेंस हो जाते हैं। अडेजेंस मतलब वो चिपक जाता है वहाँ पे, इसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकता। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। द हर्निया कंटेंट किंक्ड आउट बट नो इंटरफेरेंस टू ब्लड सप्लाई। मतलब जैसे कि हमने वो हर्निया सैक में देखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हर्निया का कंटेंट आया है बराबर, तो यहाँ से जो भी हमारा खाना होता है वो ऐसे ही जाता है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन है, यहाँ से जो भी खाना अंदर जाना चाहिए वो नहीं जाता, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है ये। लेकिन इसको जो ब्लड सप्लाई मिल रहा है, ये जो पार्ट है, इसको जो ब्लड सप्लाई मिल रहा है वो कंटिन्यू रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। उसके बाद स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। अब स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में क्या होता है कि एक तो वो जो पार्ट आया है वो तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा ही, उसके साथ में उसको जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो भी आर्टरीज है, वेन्स है, वो भी ब्लॉक हो जाती है। वो पार्ट को जो भी सप्लाई कर रही है वो भी ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से इसे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। ये बहुत रिस्की और पेनफुल, ये जो नीचे वाले थर्ड एंड फोर्थ है ये पेनफुल होते हैं, ये पेनफुल नहीं होता रिड्यूसिबल हर्निया। तो इसकी वजह से अब ब्लड सप्लाई मिल नहीं रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, कुछ ही घंटों में नेक्रोस होना चालू हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो ये बहुत रिस्की और इमरजेंसी कंडीशन होती है। उसके बाद है इन्फ्लामेटरी हर्निया। मतलब जो भी हर्निया का जो कंटेंट है, ओके, तो वो एक तो इन्फ्लामेटरी ऑर्गन हो सकता है, जैसे कि अपेंडिक्स हो सकता है या फिर सीकम हो सकता है। अब इंग्वानल हर्निया। इंग्वानल हर्निया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंग्वानल रीजन में होता है। दिस इज इंग्वानल रीजन। ओके, तो इसके टाइप्स है, एक है इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। इनडायरेक्ट मतलब जो हमने कैनल देखी थी यहाँ पे बराबर, तो ये कैनल से देखो, ये पीछे आपको इंटेस्टाइन दिख रहा है, तो ये इंटेस्टाइन यहाँ से कैनल में से बाहर आता है बराबर। दिस इज इनडायरेक्ट हर्निया, इसे इनडायरेक्ट हर्निया कहते हैं। और डायरेक्ट हर्निया मतलब क्या, कि ये कैनल छोड़ के यहाँ पे जो हेसलवेस्ट ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया बराबर, यहाँ पे, तो यहाँ से वो बल्ज आउट होता है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। ये इंग्वानल रीजन पे ही है, इसकी वजह से इसे इंग्वानल हर्निया कहते हैं। लेकिन जो कैनल में से आ रहा है उसे इनडायरेक्ट हर्निया, जो कैनल के बाहर से हेसलवेस्ट ट्रायंगल में से आ रहा है उसे कहते हैं डायरेक्ट हर्निया। अब इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्नियाज के टाइप्स क्या क्या है। एक है कंप्लीट हर्निया, सेकंड फेनिकुलर या फिर इनकम्प्लीट, या फिर बेबियोनोसिल हर्निया। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा है, जैसे कि ये इंटरनल रिंग है, एक्सटर्नल रिंग है, और यहाँ पे टेस्टिस है या फिर ये स्क्रोटम है। ओके, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, दिस इज इंटरनल रिंग, दिस इज एक्सटर्नल। इसे डीप रिंग भी कहते हैं, इसे सुपरफिशियल रिंग भी कहते हैं,
और यहाँ पे स्क्रोटम रहता है। ये एक कैनल की तरह है, यहाँ पे कुछ भी मस्कुलेचर नहीं रहता अंदर, ये कैविटी जैसा रहता है, बराबर। तो अगर यहाँ से हर्निया आता है इनडायरेक्ट, तो वो यहाँ से डीप रिंग से होके, फिर सुपरफिशियल रिंग से होके, फिर यहाँ पे स्क्रोटम तक जाएगा। तो हम देखते हैं वो क्या होता है। यहाँ पे भी एक बार देख लो, ठीक है। ये देखो, यहाँ से होके, यहाँ से ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये हर्निया, ये बब्यूलोसिल हर्निया, मतलब जो इन दोनों के बीच में रहता है, जो कैनल है, ये कैनल है, सपोज ये इंटरनल रिंग और एक्सटर्नल रिंग, ये मतलब ये कैनल है। ये कैनल के बीच में अगर आके सिर्फ स्वेलिंग होता है तो इसे कहते हैं बब्यूलोसिल हर्निया। ओके, नेक्स्ट जो भी इनकम्प्लीट हर्निया होता है, ये फ्यूनिकुलर हर्निया, तो ये यहाँ से आके यहाँ तक आ जाता है, नीचे तक, लेकिन वो टेस्टिस के या फिर स्क्रोटम के नीचे तक नहीं जाता, यहाँ से आके यहाँ तक आ जाता है, बराबर। मतलब एक्सटर्नल रिंग को भी वो पार कर देता है, उसे कहते हैं इनकम्प्लीट या फिर फ्यूनिकुलर हर्निया। और कंप्लीट मतलब क्या, जो इंटरनल रिंग से भी आता है, एक्सटर्नल रिंग से होके फिर टेस्टिस या स्क्रोटम के नीचे तक चला जाता है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट हर्निया। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ हर्निया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी पेशेंट आता है खांसी करने के वक्त, वो इंग्वाइनल रीजन पे या फिर एब्डोमिनल रीजन पे कहीं पे स्वेलिंग आती है, फिर अपने आप चली जाती है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा हर्निया है, हर्निया भी है कि नहीं है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशंस ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, एक तो पहले हिस्ट्री देखना है उसकी, कि स्वेलिंग इन इंग्वाइनल रीजन, स्वेलिंग डिसअपियर्स ऑन लाइंग डाउन, मतलब सोने के बाद में वो स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है। पाल्पेशन, ये थी हिस्ट्री लेके हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया। उसके बाद पाल्पेशन मतलब स्पर्श करके चेक करेंगे उसको, तो वो कौन से मेथड है, गेटिंग अबाउ द स्वेलिंग, रिड्यूसिबिलिटी, कफ इम्पल्स, फिंगर इन्वेजिनेशन, डीप रिंग ऑक्लूजन एंड जीमन्स मेथड। तो इसमें से रिड्यूसिबिलिटी आपको पता है कि रिड्यूसिबल, नॉन रिड्यूसिबल हमने देखा, तो बल्ज आउट होता है, फिर वो अपने आप स्वेलिंग अंदर चली जाती है, दैट इज़ रिड्यूसिबिलिटी। उसके बाद कफ इम्पल्स मतलब खांसी करता है तब स्वेलिंग आती है, और बाद में वो अपने आप अंदर चली जाती है, दैट इज़ कफ इम्पल्स। फिर बाद में देखेंगे गेटिंग अबाउ द स्वेलिंग टेस्ट। गेटिंग अबाउ द स्वेलिंग टेस्ट मतलब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है टेस्टिस के अबव, तो इसको दो फिंगर में पिंच जैसे करते हैं हम, नमक लेने के लिए जैसे पिंच करते हैं, वैसे थंब और जो भी इंडेक्स फिंगर रहता है उसमें दबा के चेक करते हैं। अगर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड हमें लगती है तो इसका मतलब क्या, कैन गेट अबाउ इट, मतलब गेटिंग अबाउ द स्वेलिंग ये पॉजिटिव है। और अगर नहीं लगती तो दैट इज़ निगेटिव। अगर निगेटिव होता है तो मतलब क्या, वहाँ पे हर्निया आ गया है। अब यहाँ पे हमने देखा, अगर हर्निया यहाँ तक आ जाएगा या फिर यहाँ तक आ जाएगा, तो जो भी स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ पे है वो हमें पाल्पेट नहीं होगी। ओके, तो ये पाल्पेट अगर होती है तो हर्निया नहीं है। या फिर ये देखो, यहाँ पे ये अदर टेस्टिस के जो भी अगर टेस्टिकुलर स्वेलिंग है तो वो हम जान सकते हैं, लेकिन हर्निया है तो यहाँ पे ये हमें स्पर्मेटिक कॉर्ड पाल्पेट नहीं होगी। ओके, फिंगर इन्वेजिनेशन टेस्ट, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो देखो यहाँ पे कुछ मसल नहीं रहता है, ये कैविटी जैसा रहता है, तो एक छोटा जो फिंगर रहता है हमारा वो यहाँ से अंदर डालना है, बराबर। अब देखो उसके नाखून दिख रहे हैं आपको, और उसका जो भी उंगली का जो भी पार्ट है वो नीचे की साइड पे है, बराबर। अब यहाँ पे डालने के बाद हमें पेशेंट को बोलना है कि खांसी करो, तो खांसी करने के बाद जो भी इनडायरेक्ट हर्निया होगा वो यहाँ से कैनल में से आके यहाँ पे टच होगा, बराबर, ऐसा। तो दैट इज़, अगर सामने टच होता है तो दैट इज़ इनडायरेक्ट हर्निया, बराबर। और अगर नीचे से आता है, नीचे से अगर टच होता है, पाल्पेट होता है, तो दैट इज़ डायरेक्ट हर्निया।
ठीक। डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट मतलब जो हमने दो रिंग देखी थी, एक थी डीप रिंग दैट इज इन सेकंड सुपरफिशियल रिंग। तो डीप रिंग को हमें क्या करना है, दबा के रखना है। ये जो प्रेशर दिया है यहाँ पे इसमें दबा के रखा है। तो पहले तो हर्निया को अंदर डाल देना है पूरा, फिर दबा के रखना है, फिर पेशेंट को खांसी करने के लिए बोलना है, बराबर। तो जो इनडायरेक्ट हर्निया है वो तो एक ही कैनल से आता है, ये इनडायरेक्ट, बराबर, ये इंग्वाइनल कैनल में से आता है और आपने वहीं पे प्रेशर दिया हुआ है। तो अगर इनडायरेक्ट हर्निया होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग नहीं आएगी, बराबर। और अगर डायरेक्ट हुआ, क्योंकि वो कैनल के बाहर से आता है डायरेक्ट हर्निया, तो यहाँ पे दबा के रखने के बाद भी वो डायरेक्ट हर्निया पॉल्प आउट होगा, मतलब बाहर आएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो अगर नहीं आती है तो दैट इज़ इनडायरेक्ट हर्निया, और अगर स्वेलिंग फिर भी आती है तो दैट इज़ डायरेक्ट हर्निया। ये देखो हर्निया ऐसा दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए, दिस इज हर्निया। अब जीमन्स टेस्ट। जीमन्स टेस्ट मतलब यहाँ पे ये डीप रिंग पे एक उंगली रखी है, इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर रखी है सुपरफिशियल रिंग पे, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जो भी है वो रिंग फिंगर रखी है, बराबर। तो ये 3 फिंगर ऐसे रखनी है और पेशेंट को खांसी करने के लिए बोलना है। अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट रिंग पे अगर लगता है, क्योंकि डीप रिंग में से आने वाली एक है, तो वो इंग्वाइनल हर्निया होगा। अगर यहाँ पे लगती है तो ये होगा डायरेक्ट हर्निया, ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, ये डायरेक्ट हर्निया होगा। और यहाँ पे अगर हमें स्वेलिंग लगती है तो ये फीमोरल हर्निया होगा। ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, एक सोनोग्राफी करेंगे, चेस्ट एक्सरे, क्योंकि खांसी है, किसी को कफ है, तो उसकी वजह से अगर आपने ऑपरेटिव कर दिया लेकिन उसकी खांसी ठीक से नहीं की है तो रिकरेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए चेस्ट एक्सरे करते हैं। यूरिन रूटीन हमने देखा कि यूरिनरी ब्लैडर भी फुल अगर रहता है तो उसकी वजह से भी हर्निएशन, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से हर्निएशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट हर्निया और इनडायरेक्ट हर्निया हमने देखा, बराबर। तो अब दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं। तो एकदम इजीली मैं बताता हूँ कि वो पीछे से आता है, ये इंग्वाइनल कैनल में से आता है, ये इंग्वाइनल कैनल के बाहर से आता है, दैट इज़ हेसेलबेस ट्रायंगल से आता है। ब्रोंकाइटिस, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, ये अगर ये कारण होंगे तो ये इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर ये कारण होंगे तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोर चांसेस ऑफ रिकरेंस, इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया होता है, इसमें छोटा एरिया होता है, क्योंकि एक कैनल में से ही आ रहा है। अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो इसके चांसेस रिकरेंस होने के कम होते हैं। ये बायलैटरली मतलब दोनों जगह पे होगा, ये यूनिलैटरली एक ही जगह पे होने के चांसेस होते हैं। ऑन स्टैंडिंग पॉप्स आउट, मतलब खड़े होने के बाद बाहर निकल जाता है, ये नहीं आता, ये खांसी के बाद आता है। रिंग ऑक्लूजन टेस्ट पॉजिटिव, मतलब जहाँ पे भी रिंग ऑक्लूजन करते हैं हम, तो मतलब वो दबा के रखते हैं, तो इसमें पॉजिटिव आता है, मतलब वो बल्ज आउट होता है, इसमें नहीं होता है। इम्पल्स फेल्ड टू पल्प ऑफ द फिंगर, पल्प मतलब क्या, जो नाखून के नीचे का जो भी भाग होता है उसको कहते हैं पल्प। तो उसको अगर फील होता है किस में, ये देखो ये हमने टेस्ट किया, बराबर, इसमें अगर इसमें पल्प को लगता है, ये जो नीचे का भाग होता है पल्प, तो इसको अगर टच होता है तो वो होता है डायरेक्ट हर्निया। अगर टिप को होता है, टिप मतलब क्या, ये जो आगे वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं टिप, तो वो इनडायरेक्ट हर्निया होता है। उसके बाद जीमन्स मेथड हमने देखा कि किस फिंगर को कौन सा लगा तो कौन सा हर्निया होता है। लेस चांसेस ऑफ कंप्लीट हर्निया, इसमें कंप्लीट हर्निया होने के चांसेस कम होते हैं। कंप्लीट हर्निया मतलब स्क्रोटम तक जाने के चांसेस कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसको रास्ता वही है, रूट तो वही है ऐसा, बराबर। लेस कॉम्प्लिकेशन, मोर कॉम्प्लिकेशन। लेस कॉम्प्लिकेशन क्योंकि इसको जगह ज़्यादा है बाहर निकलने के लिए। मोर कॉम्प्लिकेशन क्योंकि इसको जगह बहुत छोटी है, कैनल है, कैनल में से ही निकलना है। अगर कैनल छोटा हो जाता है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा या फिर स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, हर्नियोटॉमी, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हुआ है उसको वो जो कंटेंट है उसको अंदर डाल देना है। फिर वो जो, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ,
हाँ, हर्नियोटॉमी। इसमें क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हुआ है ये बल्जिंग, तो ये अंदर डाल देना है, बराबर। ये सब कंटेंट बाहर डाल देना है, तो यहाँ पे सिर्फ ये सैक बचेगी, बराबर। तो ये सैक को क्या करते हैं, ये सैक को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे लाइगेट करते हैं, उसको कट कर देते हैं, दैट इज़ हर्नियोटॉमी, बराबर। और हर्नियोग्राफी मतलब क्या, हर्नियोग्राफी मतलब क्या करते हैं, वो सैक कट करके उसको सील देते हैं, जैसे हम ब्लैंकेट सीलते हैं वैसे सील देते हैं। और हर्नियोप्लास्टी मतलब क्या होता है, जो भी ऐसा होल होता है, जब आपने ऑपरेट किया यहाँ से बाहर निकल रहा था, तो यहाँ पे जो भी गैप होता है, तो गैप के ऊपर जैसे कि मच्छरदानी रहती है, वैसे एक मेश आती है प्रोलीन की, उसको लगा के पैक कर देते हैं, इसे कहते हैं हर्नियोप्लास्टी। तो अब हमारा हो गया ये हर्निया टॉपिक। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको, अगर कुछ भी जानना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।